क्वेश्चन पेपर कैसे अच्छे से सॉल्व करें एग्ज़ाम्स में कि आपको आपकी क्षमता के अनुसार बेस्ट मार्क्स मिलें। हर छात्र की अपनी एक क्षमता होती है। उसे परीक्षा परिणाम से तभी संतोष होता है जब उसे उसकी क्षमता के अनुसार अंक मिलते हैं। तो हर छात्र अपनी क्षमता का सबसे अच्छा उपयोग कर सके परीक्षा हाल में, इसे ही एग्ज़ाम स्ट्रेटजी कहते हैं। तो कैसे हो? इस पर कुछ बहुत महत्वपूर्ण बात कर रहा हूँ, ध्यानपूर्वक पूरा वीडियो सुनिए। पहला क्या कि उस परीक्षा को जिसकी आप तैयारी कर रहे हैं, उस परीक्षा का एक मॉडल पेपर परीक्षा में अपीयर होने से पहले ज़रूर आप सॉल्व करने की कोशिश करें, उसी टाइम फ्रेम में। ये तो बेस्ट स्ट्रेटजी का हिस्सा हो जाता है। बहुत सारी चीज़ें कही, अनकही, ज्ञात, अज्ञात आपके मन में सेट हो जाती हैं कि ऐसा करने पर ऐसा मैं कर पाऊँगा। क्यों? ये सबसे बेस्ट फ़ॉर्मूला है क्योंकि हर कोई अपनी कमियों को कभी-कभी जानता भी है और अच्छाइयों को और कभी-कभी नहीं भी जानता है। प्रकट अप्रकट रूप में आपके दिमाग को पता होता है कि वह किस परिस्थिति में कैसा काम करता है। तो इस लिहाज से अगर आप अपने दिमाग को एक अवसर दे देंगे कि 2 घंटे का पेपर वो जो विषय का है, जो सिलेबस का है, उस सिलेबस का 2 घंटे में वो कैसे सॉल्व कर सकता है कि 2 घंटे में पूरा वो अच्छे से सॉल्व हो जाए। तो दिमाग ने ट्रेनिंग ले ली, तो वो वैसा उस एग्ज़ाम में उससे बेहतर करेगा, उससे कमतर नहीं करेगा। ये तो बेस्ट तरीका है अपने को ट्रेनिंग देने का, अपने दिमाग को। फिर दूसरी बात क्या है, अब जो आपको ज्ञात नहीं है उसका समाधान इस वीडियो में है। क्या? अब जैसे पेपर है, तो पेपर को जो है आप आजकल अक्सर जो थ्योरेटिकल पेपर हैं, जो केवल 2 तरह के पेपर हो रहे हैं। एक तो ऑब्जेक्टिव टाइप का पेपर हो रहा है, केवल आपको जो है कि गोले काले करने हैं। तो उसका तो कोई बात ही नहीं है, गोले काले कर दिए आपने, प्रश्न पढ़ करके गोले काले कर दिए। मैं इसमें थ्योरेटिकल पेपर की बात कर रहा हूँ जिसमें ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों तरह के प्रश्न होते हैं। तो ऑब्जेक्टिव प्रश्न का भी लिख करके आंसर देना होता है कि उसमें गोला नहीं भरना है। तो प्रश्न प्रायः 3 तरह के बन करके इस तरह के प्रश्न पत्रों में रहते हैं। एक वैकल्पिक प्रश्न, दूसरा अति लघु उत्तरीय प्रश्न, तीसरा लघु उत्तरीय प्रश्न और कभी-कभी चौथा थोड़ा जो है कि विस्तृत जो है कि उत्तरीय प्रश्न रहता है, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न जिसे कहते हैं। तो 4 प्रकृति के प्रश्न ये आम तौर पर रहते हैं। तो एक-एक करके हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं कि कैसे करें। देखिए, एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ जिसे अक्सर छात्र जो है कि ध्यान देना भूल जाते हैं वो क्या कि प्रश्न के ठीक ऊपर ही प्रश्न पत्र को सॉल्व करने के लिए महत्वपूर्ण निर्देश प्रश्न पत्र में छपे होते हैं। उसमें प्रायः क्या होता है कि वैकल्पिक प्रश्न है, दीर्घ उत्तरीय, अति लघु उत्तरीय जो प्रश्न है उन प्रश्नों की शब्द सीमा भी लिखी होती है कि इस प्रश्न का उत्तर इतने शब्द सीमा में होना चाहिए। तो छात्र पढ़ते भी हैं, कभी-कभी पढ़ने के बावजूद भी ओवरलुक कर देते हैं और क्या वो गलती करते हैं वो मैं आपको यहाँ बता दे रहा हूँ। जैसे अति लघु उत्तरीय प्रश्न मान लीजिए है, उसका उत्तर जो है कि 25 शब्दों में देना है और लघु उत्तरीय प्रश्न है, मान लीजिए इसका उत्तर 50 शब्दों में देना है और दीर्घ उत्तरीय उसी में है, मान लीजिए 100 शब्दों में उसका उत्तर देना है। ऐसा एक फ्रेमवर्क है क्वेश्चन पेपर का। हमने देखा है अक्सर कि कभी-कभी छात्र जो है जो अति लघु उत्तरीय, जो लघु उत्तरीय प्रश्न है, उसमें कुछ ऐसे प्रश्न होते हैं जो बहुत सरल होते हैं लेकिन छात्र को बहुत अच्छे से तैयार होता है। तो हमारा छात्र क्या करता है कि जो प्रश्न बहुत अच्छे से तैयार है, उसका वो जितना जानता है उतना मैक्सिमम लिख देने की कोशिश करता है, बिना ये जाने समझे कि इसका उत्तर उसे 50 शब्द में देना है कि 100 शब्द में देना है। लिखना है 25 शब्द में और उसे इतना अच्छे से तैयार है कि वो देख करके खुश हो जाता है और वो उसमें 100 शब्द लिख देता है। आप 100 शब्द लिख देंगे तब भी वो 1 अंक का प्रश्न है तो 1 ही अंक मिलेगा। लेकिन आपने क्या किया, 25 के 4 गुना, 25 शब्द की तुलना में 4 गुना शब्द अधिक लिखे। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब जो है कि क्वेश्चन 1 मिनट में सॉल्व हो सकता था, उसमें आपने 4 मिनट खर्चा किए। तो आपने समय, परीक्षा तो समयबद्ध कार्यक्रम है ना, तो इसमें आपने 4 मिनट समय अपना इस प्रश्न, अगर ऐसे ही 2-3 प्रश्नों पर बालक ने मिस्टेक कर दी, तो आप सोचिए उसने जो है कि 3 जो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न थे, उतने का समय उसने यहाँ पर खर्चा कर दिया, लेकिन नंबर नहीं बढ़ने हैं। नंबर क्यों बढ़ेगा? नंबर तो एग्ज़ामिनर को जो है कि प्रश्न पत्र ने सीमा रेखा में बाँध दिया है कि भैया तुम इस प्रश्न का जो है कि बच्चा कैसा भी, कितना भी अच्छा सॉल्व करेगा, कितना भी विस्तृत उत्तर देगा, लेकिन देना तुमको एक ही नंबर है। तो एग्ज़ामिनर तुम्हें एक ही नंबर देगा। तो बच्चा यहाँ पर भ्रमित रहता है कि वो सोचता है मैंने तो बहुत अच्छा लिख दिया, ये इसमें इतना लिखा और मेरे को खूब नंबर नहीं, नंबर कैसे? नंबर तो 1 नंबर का सवाल है, एक ही नंबर मिलेगा। ये गलती बालक कभी-कभी करते हैं, कुछ बालक, सारे नहीं करते। जो निर्देश को ठीक से नहीं पढ़े होते वो ये गलती कर जाते हैं और पढ़ने के बावजूद भी कभी बहुत खुश होकर के वो गलती कर देते हैं। तो ऐसा हमें नहीं करना है, ये ध्यान ज़रूर देना है। तो 25 शब्द वाले प्रश्न का उत्तर कोशिश करिए
25 से 30 शब्द में हो जाए, 20 से 30 शब्द, यानी 5 शब्द कम है, 5 शब्द ज़्यादा है। अब यहाँ शब्द सीमा पर बच्चे बहुत भ्रम करते हैं। अब क्या करें, लिखने के बाद हम गिने? अरे लिखने के बाद गिनने की ज़रूरत नहीं है। क्यों? ना एग्जामिनर गिनता है, ना आपको गिनने की। लेकिन फिर जानेंगे कैसे? जानेंगे ऐसे कि आप जो है ये देख लो ना कि आपका जो है एक लाइन में लगभग कितने शब्द आते हैं जब आप अपनी स्टाइल में आप लिखते हो सामान्य तरीके से। तो लगभग आपने जो है कि मान लो एक लाइन लिखने में आपको 7 से 8 शब्द लिखते हो। तो अगर 25 शब्द का है तो आप 8 शब्द मान लीजिए औसत रूप में आ रहा है आपके उसमें, तो 8 त्रिक 24, 8 दूनी 16, यानी आपको कितना लिखना है? लगभग 3 साढ़े 3 लाइन लिखना है उसका उत्तर। दिस इज द वे हाउ वी नो दैट कि 25 शब्द के आंसर वाले स्ट्रक्चर को हम कितने में लिखें। हमें गिनना नहीं है, क्योंकि गिनने का किसी के पास वक्त नहीं है, ना आपके पास, ना आपकी कॉपी चेक करने वाले के पास। एवरीवन नोज कि हाँ इतने में इतना होता है, ये जिसको कहते हैं ना अंदाजा। तो वहाँ एग्जैक्ट कोई थ्योरेटिकल में थोड़ा सा ये सहूलियत होती है। इट इज़ नॉट सो क्रिटिकल कि आप 25 बोला तो एक शब्द कम कर दिया तो नंबर कटेगा, नहीं। एक शब्द ज़्यादा कर दिया तो भी नहीं। वो तो आपने सेंटेंस लिखना शुरू किया तो उस सेंटेंस में जो बातें कहनी हो तो कहोगे ना। थोड़ा 2 शब्द पहले खत्म हो सकता है, 2 शब्द बाद खत्म हो सकता है। तो ये कारण है, इसलिए शब्द सीमा में थोड़ी-सी फ्लेक्सिबिलिटी होती है, वो आप ले सकते हैं। लेकिन हाँ, जब आप जो है कि 25 की बजाय 100 शब्द लिखेंगे तो वो जो है कि आपको भला नहीं करेगा, आपका समय किल करेगा। उस पर भी आपके नंबर नहीं कट रहे हैं। आपने अगर सही आंसर दिया है तो आपको 1 नंबर मिलना था तो 1 नंबर मिलेगा। लेकिन आपने 4 नंबर मिलने के बराबर वाला समय और पेज जो खर्चा किया, उसका आपको कोई लाभ नहीं मिला। इसे आप कह सकते हैं कि आपका समय कटा। क्यों? वो प्रश्न सॉल्व करने के लिए दूसरी जगह पर समय आपको बाद में कम हो जाएगा, आपका पेपर छूट जाएगा। कुछ क्वेश्चन अनसॉल्व रह जाएंगे, तो आपके अंक कट गए ना। अंक इस तरह से कटता है। एक बात, चलो अब देखें, बहुत सारे स्टूडेंट्स ये करते हैं, जैसे कॉपी में इधर ये लाइन खींची हुई है, इधर बॉर्डर लाइन बनी हुई है। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स इस साइड में जिधर बॉर्डर लाइन नहीं बनी हुई है, ये बॉर्डर लाइन नहीं बनी है इधर इधर साइड, तो वो इधर भी बॉर्डर लाइन बनाते हैं। तो बॉर्डर लाइन बनाने के बजाय मैं तो सीधे से कहता हूँ, आप क्या करो, ऐसे पन्ने को जो है कि पूरी पूरी जो कॉपी है, इस कॉपी को शुरू में ही इतना 1.5 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर जितना आप चाहते हैं उतना ऐसे जो है कि थोड़ा सा फोल्ड कर दीजिए, लाइक दिस ऐसे फोल्ड कर दीजिए किनारे 1.5-2 सेंटीमीटर, और इसको थोड़ा सा प्रेस कर दीजिए। तो एक जो है आपको ये पन्ना फोल्ड हो गया, इतना ये दिख रहा है, ये लाइन यहाँ पड़ गई, और ये केवल आपको पता चलेगी लिखते समय। और आप जो है कि इस सीमा रेखा को जानते रहोगे और वहाँ तक जो है आप लिखोगे और आपका मार्जिन बन गया। और ये जब बाद में जो है कि लिखते जाओगे, ये थोड़ा सा जो प्रेस किए थे वो खुलता भी जाएगा और ये बाद में रिलैक्स हो जाएगा, एज यूजुअल ओपन हो जाएगा और आप जो है कि जमा कर देंगे लिख करके। तो ये सीमा रेखा आपको अपने लिए है कि मैं यहाँ से शुरू करके, इस बॉर्डर से शुरू करके इस जगह तक जाऊँगा तो एक सटीक पैरा जैसा दिखेगा, जैसे किताबों में छपा रहता है, देखने में सुंदर लगेगा। ऐसा करने के लिए यहाँ बॉर्डर लाइन अलग से खींचने की जरूरत नहीं है। और बॉर्डर मार्जिन जो है, मार्जिन ज़्यादा नहीं खींचते हैं कि इधर मार्जिन की। और कुछ स्टूडेंट्स को हम एक गलती और करते हुए देखते हैं, ये मार्जिन बना है उसके बावजूद भी एक मार्जिन खींचते हैं। अरे भैया, इतना मार्जिन लेने की जरूरत नहीं है। आधी कॉपी तुम मार्जिन में निकाल दोगे तो लिखोगे कितना? तो बी कॉपी सी कॉपी भरने से आपको नंबर नहीं मिलता है। नंबर आपको मिलता है सही उत्तर लिखने पर और सही शब्द लिखने पर, सही बातें लिखने पर। तो मार्जिन बना करके जगह आप वेस्ट ना करें। इधर मार्जिन है, इधर थोड़ा सा आप ऐसे कर लें, और लाइन खींचने से आपका अक्षर जो लिखे रहते हैं, शब्द जो लिखे रहते हैं, वो कभी कभी लाइन में घुस जाता है, टच हो जाता है। तो अलग से जो मार्जिन बनाए उसमें वो समस्या ही है। तो मार्जिन बनाने से भी अगर बचें तो ऐसे बच सकते हैं, समय भी बच गया, है कि नहीं? गुड। आप हर पेज पर जा करके स्केल से लाइन खींचेंगे तो 1-2 मिनट तो आपका जाएगा, वो 1-2 मिनट बचाइए। उतने में आप पेपर को एक स्टडी कर लीजिए, रीड कर लीजिए कि कौन सा पेपर मतलब क्वेश्चन कहाँ है, कैसे है, क्या है। ठीक है। तीसरी बात जो बहुत महत्वपूर्ण है वो क्या, कि अब जो पेपर सॉल्व कर रहे हैं, पेपर सॉल्व करते समय आप देखें कि सेक्शन बने हुए हैं। सेक्शन ए बी सी डी मान लीजिए, हाँ। खंड अ में जो है कि आपका वैकल्पिक प्रश्न, ब में अति लघु उत्तरी, फिर खंड स में जो है कि लघु उत्तरी, और अगले खंड में जो है आपका दीर्घ उत्तरी है। तो आप क्या करें, प्रश्न को जिस खंड में जहाँ पर जैसे लिखा है वैसे ही सॉल्व करें। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि जब आप कभी कभी स्टूडेंट ये स्ट्रेटजी अपनाते हैं कि जो पहले आ रहा है हम उसको सॉल्व करें। ठीक है, उसको सॉल्व करिए, लेकिन उसको उसका एक खंड बनाइए ना अपने इसमें कॉपी में, कि अब मैं सबसे पहले मान लीजिए दीर्घ उत्तरी उसको सॉल्व करने का मन हुआ, वो तो सबसे अंत में था। किसी ने मना नहीं किया कि आप ऐसा नहीं सॉल्व करें। जो ये थ्योरेटिकल पेपर में आप सबसे पहले दीर्घ उत्तरी को ही सॉल्व करना चाहते, दीर्घ उत्तरी लिखिए, खंड
अब स द, तो उस हिसाब से खंड द में आप पहले सॉल्व करना चाहते हैं, खंड द लिखिए और उसके जितने प्रश्न हैं 1 2 3 4 वो सारे जो है कि क्रम से लिख दीजिए। खंड द का मामला खंड द में ही कर दिया। अब खंड स आप मान लो जो पीछे से आप आ रहे हो, सीधे से तो अधिकांश चलते हैं, कुछ लोग पीछे से भी चल रहे हैं, उनकी जैसी स्ट्रेटजी बनी हो। तो अब खंड स इसके बाद सॉल्व करिए। लेकिन खंड स के सारे प्रश्न खंड स हेडिंग यहाँ ऊपर डाल दीजिए, खंड द, और उसके बाद उसका जो है कि ये भी एक चीज़ बहुत जरूरी बता रहा हूँ क्या, कि प्रश्न का कैसे लिखें, प्रश्न एक का उत्तर, प्रश्न दो का उत्तर, इस तरह से लिख लिख करके आप सॉल्व करिए। खंड द लिख दिया, खंड द में जो है कि प्रश्न एक का उत्तर, प्रश्न दो का, अगर जो है कि अब यहाँ एक चीज़ बहुत गलती मैंने देखा स्टूडेंट्स को करते हुए, कि अब खंड द डाल दिए, प्रश्न पत्र में खंड द को का पहला प्रश्न मान लीजिए 16वां प्रश्न है, तो स्टूडेंट उसको 16वां न लिख करके खंड द का पहला लिखेगा तो टीचर को भ्रम होगा, कौन सा पहला, खंड स का पहला कि खंड ब का पहला, और फिर क्यों करके आप उसका प्रश्न की संख्या आप न बदलें प्लीज़। इससे किसी भी कारण से टीचर को जांचते समय भ्रम हो सकता है, उसे भ्रम में न डालें। उसको भी जो है कि जांचने के बाद उसके अंक को जो केस बना, आजकल तो जो है कि कॉपियों के ऊपर एक केजिंग है, उस केजिंग में भरना होता है, तो उसको श्रम करना पड़ता है, आपके अंक को फिर यहाँ ढूंढ करके वहाँ चढ़ाने में बड़ा मेहनत करना पड़ता है। तो उसकी मेहनत को आप बढ़ाइए नहीं, ना आप अपनी मेहनत को बढ़ाइए, ना आप अपने एग्जामिनर की मेहनत को बढ़ाइए। क्या करिए, सीधे से जो प्रश्न पत्र में छपा है, जिस प्रश्न का जो क्रमांक छपा है वही क्रमांक आप लिखें, तो एग्जामिनर को सुविधा होती है आपको अंक देने में। उसके दिमाग में सेट हो जाता है कि भैया 1 से 15, 1 से 10 तक के सारे प्रश्न जो है कि एक एक अंक के हैं, या 1 से 15 तक के सारे प्रश्न एक एक अंक के हैं, उसके बाद 15 से 20 तक के जो है कि अंक प्रश्न दो दो अंक के हैं, फिर 20 से 25 तक के प्रश्न 3 3 अंक के हैं, और 25 से 30 तक के जो है 4 4 अंक के प्रश्न हैं। तो उसके दिमाग में एक स्ट्रक्चर सेट हो जाता है, वो उस हिसाब से फटाफट फटाफट करते जाता है। आपने भैया प्रश्न का जो एक क्रमांक बदल दिया, तो बार बार हम एग्जामिनर को प्रेशर में आना पड़ेगा, अब ये पता नहीं कौन सा है, वो पर्चा उठा के देखेगा, प्रश्न मिलान करेगा, अच्छा ये, और कभी कभी आप देखते हैं कि मिलते जुलते प्रश्न भी एक खंड में दूसरे खंड में रहते हैं, तो वो 4 अंक वाले प्रश्न को आपने जो है कि 2 अंक, अब सेक्शन द के प्रश्न को आप कभी सेक्शन ब के प्रश्न के साथ लिख देंगे, कभी सेक्शन अ के प्रश्न का जवाब स के प्रश्न के साथ में आगे पीछे लिख देंगे। तो कैसे जो है कि एग्जामिनर को कितना श्रम आपने क्रिएट कर दिया, वो कभी इसमें अंक चढ़ाए, कभी उस वाले में जाके अंक चढ़ाए। तो आप ऐसा न करें, कोशिश करें जैसे प्रश्न पत्र छपा है व्यवस्थित वैसे हल करिए। आपको जितने प्रश्न उसमें के आ रहे हैं उतना सारा उसी खंड में करिए, एक खंड का खत्म हो जाए, इससे आपको भी सहूलियत होती है। ऐसा नहीं कि केवल एग्जामिनर को, आपको क्या सहूलियत होती है, आपको ये सहूलियत होती है कि शब्द सीमा आपके दिमाग में सेट रहती है कि अच्छा मैं सब जो है कि 25 शब्दों वाले प्रश्न को सॉल्व कर रही हूँ, तो मैं इसके जो है कि इतने लाइन में लिख दूंगा उत्तर। आप फिर खंड स में गए, खंड स के जितने प्रश्न आपको आते थे उसका क्रम आगे पीछे चलेगा, लेकिन खंड स का 2 अंक का प्रश्न है तो 2 अंक तो टीचर को देने में सुविधा होगी, और वहीं बगल में वो चढ़ा देगा, बगल में देख लेगा कि हाँ ये खंड स का बच्चे ने सॉल्व किया है। कोशिश ये होनी चाहिए जिस क्रम में प्रश्न छपे हैं उस क्रम में आप सॉल्व करें। लेकिन आप अगर आगे पीछे लिख रहे हैं तो कोशिश ये करिए जिस खंड का प्रश्न है उसी खंड में रहे, ठीक है। और प्रश्नों का उत्तर देते समय प्रश्नों का क्रम संख्या जो प्रश्न पत्र में छपा है उसे न बदलें। और दूसरी बात ये कि आप जो है प्रश्न लिखते कैसे है, अक्सर 2-3 स्टाइल चलता है। एक ये है प्रश्नोत्तर संख्या इतने का उत्तर, मतलब प्रश्नोत्तर संख्या ऐसे लिखते दे रहे हैं, जैसे प्रश्नोत्तर संख्या 1, जैसे मान लीजिए 1 से 20 तक का प्रश्न पेपर में छपा है, तो आपने शुरू किया प्रश्नोत्तर संख्या 1, प्रश्नोत्तर संख्या 2, प्रश्नोत्तर संख्या 3, ऐसे करते हुए आप चले गए 1 से 20 तक। यहाँ कोई कन्फ्यूजन नहीं है। और एक और अच्छा तरीका माना जाता है, वो क्या, प्रश्न संख्या 5 का उत्तर, प्रश्न संख्या 6 का उत्तर, प्रश्न संख्या 7 का उत्तर। जब ऐसा आप लिखते हैं तो ये तो बिल्कुल ही स्पष्ट हो गया कि बालक ने किस प्रश्न संख्या का उत्तर दिया है। प्रश्न संख्या पेपर में छपी है, उसका उत्तर बालक यहाँ लिख रहा है, एकदम सटीक ये तरीका। और कभी कभी हमने स्टूडेंट्स को एक लापरवाही करते हुए यहाँ देखा, क्या वो केवल नंबर लिखते हैं 1 2 3 4, वो ये भी नहीं लिखते हैं ये उत्तर है कि प्रश्न है कि जो है कि उत्तर में किए गए उनका पॉइंट है, कुछ पता नहीं चलता, बस 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसा लिखते जाते हैं। वो इतना कैजुअली जो है कि सॉल्व करते हैं। हाँ टीचर जान जाता है, एग्जामिनर जो है कि जांचते समय कि बालक ने क्या किया है, लेकिन आप वैसे कर दिए ना, थोड़ा सा इतना तो समय रहता ही है, आप लिखें कि इतना भी लिख देंगे तभी चलेगा। प्रश्न 1, प्रश्न 2, प्रश्न 3, यहाँ जान रहा है कि आप प्रश्न नहीं लिख रहे हैं, आप उत्तर लिख रहे हैं, लेकिन आप बता रहे हैं कि ये प्रश्न है, तो आप प्रश्न 1, प्रश्न 2, 3 ऐसा भी लिखते हैं तब भी चलता है। तो ये थोड़ा सा
क्लियर होना चाहिए स्टूडेंट को वो कर क्या रहा है ना? तो बेस्ट तरीका मैं किसको मानता हूँ? मैं मानता हूँ आप स्पष्ट रूप से लिखें खंड अ, प्रश्न 1 का उत्तर, प्रश्न 2 का उत्तर। अब खंड अ के सारे खत्म हो गए, तो खंड ब मोटी हेडिंग से डालिए, स्केच से या ब्लैक पेन से। हम तो अच्छा यहाँ पर भी स्टूडेंट्स कभी-कभी कहते हैं कि कितने तरह के पेन ले जाएँ? तो आम तौर पर आपको 2 तरह की पेन ले जानी चाहिए, एक ब्लैक, एक ब्लू। ब्लैक से आप हेडिंग डालें और ब्लू से आप जो है लिखें। और ब्लैक में भी अगर आपको मन करता है कि दो एक थोड़ा मोटी चलने वाली, एक थोड़ा बारीक चलने वाली भी मिलती है, तो ज़्यादा मोटी भी हेडिंग डालने के लिए भी ब्लैक पेन आती है, तो उसको भी आप ले सकते हैं। बस इतना ही कर सकते हैं। मल्टी कलर पेन का जो है कि इस्तेमाल करने की सलाह नहीं दी जाती है। और हाँ, चित्र बनाने वाले जो प्रश्न हैं उसमें आप चाहें तो यूज़ कर सकते हैं। और उसमें प्राय कभी-कभी जिन पेपर्स में रहता है चित्र बनाने का, उसमें निर्देश भी रहता है कि पेंसिल से बनाएँ या जो है कि कैसे बनाएँ, तो उस निर्देश का भी फॉलो करना चाहिए। और जिस चित्र को आप जहाँ प्रश्न में चित्र देना ज़रूरी है, वहाँ चित्र देते हैं तो आपको उसका लाभ मिलता है और उसे देना चाहिए। और क्वेश्चन पेपर पूरा देख लें और उसको एक बार टाइम फ्रेम में सॉल्व कर लें, तो आपको बहुत आनंद आएगा आप ये रोने में कि हाँ, मैंने इस क्वेश्चन को ऐसे करूँगा, इस क्वेश्चन को वैसे करूँगा, तो टाइमली मैं सॉल्व कर लूँगा। आप ये मैनेज करें कि अंततोगत आपका कोई प्रश्न बिना हल किए न छूटने पाए। आता हुआ प्रश्न तो बिना हल किए नहीं आप एग्ज़ाम हॉल से बाहर आने पाएँ। इतना समय का जो जिसको कहते हैं टाइम मैनेजमेंट, ये टाइम मैनेजमेंट जो है कि आप ज़रूर सीख लें, क्योंकि ये तो बहुत ज़रूरी है। अगर आपको आते हुए प्रश्न छूट गए, नहीं कर पाए, तो फिर साल भर पढ़ने से आपको लाभ तो नहीं हुआ ना, क्योंकि आप टाइम नहीं मैनेज कर पाए। और टाइम नहीं मैनेज क्यों कर पाते हैं, वो हमने कारण बता दिए कि आप क्यों नहीं कर पाते। क्योंकि आप जो है बीच-बीच में जहाँ शब्द सीमा होती है उसको आप उल्लंघन करके ज़्यादा लिखते हैं, जहाँ नहीं आ रहा होता है वहाँ कम लिखते हैं। तो शब्द सीमा में लिखिए, आ रहा है तो यही तो कला है। जो बहुत ज़्यादा आ रहा है उसको बहुत कम में लिखना है, जो कम आ रहा है उसको ज़्यादा में लिखना है। तो ये कला है अपने जवाब देने की। तो इस कला का भी परीक्षा में जो है कि प्रदर्शन होता है। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड कीप शेयरिंग दिस टू ऑल योर कंसर्न गाइस। ओके, थैंक यू।